वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड टेम्परेचर स्केल, फोर्थ टेम्परेचर स्केल को हम 1954 से पहले क्या मेथड यूज़ करते थे उसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे 1954 के बाद में हम अब क्या मेथड यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल। करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से, यानी कि थर्मोमेट्री। अब ये क्या होता है, एक रेफरेंस सिस्टम लेते हैं जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। वो किस लिए लेते हैं? ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें। और कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आता है, वही हमारी प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। अब जो टेम्परेचर है हम इसको डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, और जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी चेंजेस होती है, और जिसकी वजह से जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ अफेक्ट आ जाता है। यानी कि हमको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो है क्या। तो कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं हमारी, जैसे कि लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी कनेक्टेड टू अ बल्ब, द लेंथ ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस कैप एट कैथोड, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर एंड ईएमएफ ऑफ अ थर्मोकपल। तो ये कुछ हमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्मामीटर और उन थर्मामीटर की क्या क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले थर्मामीटर की बात करेंगे हम, मरकरी ग्लास थर्मामीटर। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी हमारी लेंथ, यानी कि जो कुछ भी वेरिएशन होगा इस थर्मोमीटर में वो कुछ ना कुछ लेंथ में वेरिएशन होगा। सेकेंड, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। इसमें जो वेरिएशन होगा वो होगा उसके वॉल्यूम में। थर्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। इसके अंदर जो कुछ वेरिएशन होगा वो होगा उसके प्रेशर में। फोर्थ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इसमें होगा रेजिस्टेंस। थर्मोकपल, इसमें होगा थर्मल ईएमएफ। एंड एट लास्ट पायरोमीटर, इसके अंदर होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारे थर्मामीटर हैं, और उनकी क्या क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं ये सामने हैं आपके। टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर है तो है क्या। हमने क्या काम किया, हमने लेट सपोज किया कि दो बॉडीज हैं, एक हॉट है और एक कोल्ड है। दोनों को हम पास में लाएंगे तो एक जो हॉट वाली होगी वो तो कम हॉट फील्स करेगी, और जो ज़्यादा कोल्ड वाली होगी वो कम कोल्ड फील करेगी। तो दोनों को पास में लाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्म और ठंडा आपस में जब मिलेगा तो कुछ न्यूट्रल सा बनेगा, यानी कि जो हॉट होगा वो कम हॉट होने लगेगा और जो कोल्ड होगा वो कम कोल्ड होने लगेगा। अब इसके अलावा जो इसमें चेंजेस हो सकते हैं वो ये हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक लेंथ, कुछ मतलब कुछ भी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके चेंजेस हो सकते हैं, जैसे उसका लेंथ बढ़ सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर कुछ भी और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज उसके अंदर हो सकता है हमारा। अगर मैं उस कॉन्टैक्ट को लंबे समय तक रखूँ, आफ्टर कॉन्टैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके बाद क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो ट्रांसफर था एनर्जी का वो नहीं होगा। अब जो टेम्परेचर है दोनों बॉडीज का वो सेम टू सेम हो जाएगा। जो हॉट वाली थी और जो कोल्ड वाली थी दोनों का टेम्परेचर अब सेम हो जाएगा। अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, लेकिन कब आएगी? जब मैं उनके कॉन्टैक्ट को ज़्यादा समय तक रखूंगा। तो अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई? टू सिस्टम्स आर इक्वल इन टेम्परेचर इफ नो चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टी अकर व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू कम्युनिकेशन। यानी कि अब दो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमारा बराबर हो गया है। अब उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा जब हम उसको पास में ले आएंगे, यानी कि अब उसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं होगा। उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। तो ये है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इसके बात करेंगे ये है तो है क्या। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको बताता है कि अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तीसरी बॉडी के साथ, तो वह तीसरी बॉडी भी उन दोनों के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। यानी कि अगर A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम है, नो चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर A हमारा B के बराबर है,
और ए हमारा सी के बराबर है, यानी कि ए बी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है, तो बी इज इक्वल टू सी होगा। यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब ये बता दिया है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वे कॉन्टैक्ट में भी नहीं होंगे। जैसे कि अगर ए का मैंने कॉन्टैक्ट करा रखा है बी से और टेम्परेचर सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है, और ए का कॉन्टैक्ट है सी से भी, यानी कि उनमें भी कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है जो बी है और सी है जिनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन उन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, यही हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये लो किसने दिया था, ये दिया था फॉलर ने 1931 में। और ये लो हमको बताता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में ये लो हमको बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 सिस्टम लेते हैं। ये है हमारा ए सिस्टम, ये है हमारा बी सिस्टम और एक है हमारा ये सिस्टम। तो नाम दे दिया हमने ए बी और सी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो की, ए और बी की। हमने कहा है टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि ए सिस्टम का टेम्परेचर बी सिस्टम के टेम्परेचर के बराबर है। और देन सिमिलरली हम बात करते हैं सी की और बी की, इसमें हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ सी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। तो अगर आप यहाँ पे भी मैथमेटिकल कंडीशंस लगाएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, और यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट था, S1 S2 S3 3 सिस्टम लिए थे। S1 और S2 इनका टेम्परेचर सेम था, कोई भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी फर्दर चेंज नहीं हो रहा था जब इनको पास में लाए गए थे। सिमिलरली इन्होंने S1 और S3 को भी ऐसे करा, दोनों को साथ में रखा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। तो अब बात हुई S2 और S3 की, यानी कि S1 और S2 दोनों बराबर हो गए और S1 और S3 ये भी बराबर हो गए। तो S2 और S3 इनका क्या होगा, इनको ये पास में नहीं लाए, यानी कि इनका आपस में कॉन्टैक्ट किसी प्रकार से नहीं कराया। तो अब ये जाना गया कि जो S2 और S3 हैं इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, और उन दोनों का टेम्परेचर यानी कि सेम टू सेम है S2 और S3 टेम्परेचर का। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल क्या है, टेम्परेचर स्केल हमारा आर्बिट्रेरी है। अब इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के लिए हमको कोई एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेनी होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो कि सेकंड स्लाइड में आपको बताई गई थी। उसके बाद हमको सिलेक्ट करना होगा थर्मोमीटर प्रॉपर्टी, उसमें कोई वेरिएशन उसका, और उसका वेरिएशन टेम्परेचर का फंक्शन होना चाहिए। और उसके बाद कोई एक फिक्स्ड पॉइंट या कोई रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना होगा जहाँ से हम उसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा टेम्परेचर स्केल। अब हम टेम्परेचर स्केल की बात करेंगे जो कि हम 1954 से पहले यूज करते थे। ये बेस्ड होता था 2 फिक्स टेम्परेचर पॉइंट पे। किसके ऊपर बेस्ड होता था, इसके अंदर हम कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट लेते थे, फिक्स्ड ऑन यानी कि बेस्ड ऑन 2 फिक्स्ड टेम्परेचर पॉइंट। 2 टेम्परेचर पॉइंट हम इसके अंदर लेते थे और वे 2 होते थे। हमारा सबसे पहले होता था हमारा आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, और एक होता था हमारा स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि T इज इक्वल टू, सपोज मैंने मान लिया T इज इक्वल टू AP प्लस B। अब ये P है हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हमने इसके अंदर 2 पॉइंट लिए थे, आइस पॉइंट लिया था और स्टीम पॉइंट लिया था। अब इन दोनों की वैल्यू को हम इस अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे कि आइस पॉइंट के लिए करते हैं सबसे पहले, यानी कि TI आइस के लिए, AP यानी कि API प्लस में B। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 इज इक्वल टू API प्लस में B। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। देन अब आगे चलते हैं स्टीम पॉइंट के लिए, यानी कि टेम्परेचर फॉर स्टीम पॉइंट इज इक्वल टू कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टीम पे
प्लस पे बी, इसका भी टेम्परेचर पुट कर देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 इज इक्वल टू ए पी स्टीम का प्लस में बी। सेकंड इक्वेशन, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि सेकेंड माइनस में 1, तो ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस में 0 इज इक्वल टू ए पी एस माइनस में ए पी आई। क्लियर है इतना? अब यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं। E की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 अपॉन में पी एस माइनस में पी आई, तो ये आ गई हमारी A की वैल्यू। अब इस A की वैल्यू से हम B की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो B की वैल्यू आ गई हमारी माइनस में A पी आई, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस में 100 अपॉन में पी एस माइनस में पी आई, और यहाँ पे भी हमारा पी आई। तो हमारा टेम्परेचर T वो कितना आ जाएगा? सबसे पहले ऊपर था T इक्वल टू ए पी प्लस में बी, वही लिखते हैं सबसे ऊपर वाली। अबव इक्वेशन सबसे पहले वाली लिखते हैं, जो स्टार्टिंग में लेकर हम चले थे, T इक्वल टू ए पी प्लस में बी। अब यहाँ पे हम सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि T इक्वल टू 100 पी अपॉन में पी एस माइनस में पी आई, ए की वैल्यू पुट करी, अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पे आ गया माइनस में 100 पी आई अपॉन में पी एस माइनस में पी आई। एलसीएम लेके इनको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 100 पी आई पी माइनस में पी आई, पी माइनस में पी आई अपॉन में पी एस माइनस में पी आई, तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर रेंज। अगर हमको यहाँ पे P की वैल्यू पता पड़ जाएगी, यानी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी P जान जाएंगे, तो हम कोई सा भी टेम्परेचर हम इसके अंदर निकाल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं छोटा सा रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अगर न्यूमेरिकल में हमको सेल्सियस या केल्विन में आ गया तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो जान लें, जो केल्विन होता है, केल्विन में होता है हमारा डिग्री सेल्सियस, जितना भी हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है उसमें ऐड कर दीजिए 273.15, तो इससे हमारा सेल्सियस से केल्विन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। हम थर्मोडायनेमिक्स में अधिकतर हम चीज़ें केल्विन के अंदर मेजर करते हैं, तो अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में चेंज करना है, तो उसके अंदर 273.15 ऐड कर दीजिए, आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करते हैं, जो कि 1954 के बाद में यूज होता है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी कि इसमें सिर्फ एक सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर लेते हैं। सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है? सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे, यानी कि डेट मीन्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वह स्टेट होती है जिसके अंदर आइस, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इट इज अ स्टेट एट विच आइस, लिक्विड वाटर एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का हम क्या लेते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मेनली लेते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम आर्बिट्रेरी जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेट मीन्स अगर हम इसको केल्विन में बात करेंगे तो इसके अंदर 273.15 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 273.16 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर इज इक्वल टू ए बाई, ये कोई भी हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। अब ट्रिपल पॉइंट में हम आइडियल गैस की इक्वेशन को लेते हैं। अब आइडियल गैस की इक्वेशन
सबसे पहले हम लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, यानी कि सबसे पहले पी वी इज इक्वल टू एन या एम कुछ भी लिख लीजिए आर टी। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा वी वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के पी आ गया। ठीक है इतना। अब हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट यानी कि टी का इसका जो टेम्परेचर है इस पर ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, टी पी यानी कि ट्रिपल पॉइंट इजिकल टू के, प्रेशर भी हमारा उस पर ट्रिपल पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। के इजिकल टू टी पी अपॉन में पी एट टी पी। अब यहाँ से हम टेम्परेचर टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी टी इजिकल टू टी पी अपॉन में पी टी पी, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्रेशर पी। ये हमने वैल्यू इसके अंदर रखी है इस वाली इक्वेशन में। अब हम यहाँ से टेम्परेचर टी की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमको टी एट ट्रिपल पॉइंट, ये तो हमको मालूम है कितना होता है, 276.15 डिग्री केल्विन। 276.15 केल्विन, ये रहा 273.16 केल्विन होता है। अब इसको हम पे वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 273.16 केल्विन में आ गया हमारा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमको मालूम है, और यहाँ आ जाएगा हमारा पी अपॉन में पी ऑफ टी पी ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ से अगर हमको प्रेशर गिवन है, किसी भी चीज़ का प्रेशर गिवन है और प्रेशर का कोई ट्रिपल पॉइंट गिवन है, तो हम उसे टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको टेम्परेचर प्रेशर गिवन है तो उस चीज़ का हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं एट ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा, तो ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। अगर हमको प्रेशर गिवन होगा या कुछ टेम्परेचर कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी होगी तो हम इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। अब हम बात करेंगे अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो के वी हो गया ये। अब हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट, तो के वॉल्यूम भी हमारा ट्रिपल पॉइंट पे आ जाएगा। टी इतना क्लियर है। देन हम सिमिलरली इसकी तरह के की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। के की वैल्यू हो जाएगी हमारा टी पी अपॉन में वॉल्यूम भी टी पी यानी कि ट्रिपल पॉइंट। अब बाद में हम यहाँ पे टी की वैल्यू में वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो हमारा टेम्परेचर कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे के की, तो टी पी अपॉन में वी टी पी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। हमको जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमको मालूम है कितना होता है, 273.16 केल्विन। तो इसको पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 273.16, और वॉल्यूम वी अपॉन में वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट टी पी। तो ये दो फॉर्मूले हमने बना लिए जो कि हम मेथड यूज़ करते हैं 1954 के बाद से। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल। जो इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल है ये बेस्ड होता है थर्मोकपल की टेम्परेचर रेंज पे। थर्मोकपल की क्या टेम्परेचर की रेंज है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और जो इक्वेशन भी होती हैं वो थर्मोकपल सिलेक्शंस के ऊपर होती हैं। इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल, अब इसकी क्या क्या रेंजेस हैं। सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। तो जो रेंज होती है वो होती है, सबसे पहले इसकी रेंज जो होती है वो होती है 0 डिग्री से 0 डिग्री टू माइनस में 259.34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में 259.34 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो हम यहाँ पे लेते हैं आर इज इक्वल टू आर नोट, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो वही हमारी ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर प्लस में सी टेम्परेचर माइनस में 100 प्लस में टी क्यूब। इनका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, बस इनको आप एक बार देख लीजिए क्या क्या रेंज होती हैं, और ज़्यादा इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है नहीं। अगली बात करते हैं, ये होती है हमारी 630.74 डिग्री सेल्सियस से
ये होती है हमारी 1064.43 और इसके अंदर हम लेते हैं a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। इसकी बीच की रेंज छोड़ दी, वो हम अभी लेते हैं, यानी कि रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 630.74, यानी कि इसके बाद में ये वाली है, देन ये वाली है डिग्री सेल्सियस। ये बेस्ड होती है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के, बेस्ड ऑन प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इसको होता है R इजिकल टू R0 1 प्लस में AT प्लस में BT स्क्वायर। इसके अंदर ये वाली इक्वेशन प्लस में CT माइनस 100 प्लस में T क्यूब ये नहीं होती है, और इस वाली में जो इससे नेक्स्ट वाली होती है 630 टू 1064.43 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर हमारा जो कांस्टेंट लेते हैं वो कांस्टेंट इसके अंदर नहीं आता है। तो देखो रिड्यूस होती चली जाती हैं, इसके अंदर ये होती है, नेक्स्ट वाली में इतना हिस्सा हट जाता है, और उससे अगली वाली में ये जो कांस्टेंट होता है वो हमारा हट जाता है। अब बात करते हैं अगर 1064.43 से ऊपर हो, यानी कि अबाउ 1064.43 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई इक्वेशन है नहीं, इसको बस हम कंपेयर कर देते हैं बाय द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्योंकि आप देख लीजिए 1064 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर इसको कंपेयर कर देते हैं बाय द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड प्लैंक इक्वेशन, और प्लैंक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। लिख लीजिए बाय कंपेयरिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की इंटेंसिटी को इससे मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, और प्लैंक इक्वेशन को हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, प्लैंक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। तो ये हमारा इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल है जो कि यूज्ड होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यूनिट 1 के आधे से ज़्यादा कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं, बचे हुए कंसेप्ट हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।